हेलो एवरीवन। आरआरबी पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ मेंस या फिर कोई भी बैंकिंग का एग्जाम, क्लैरिकल का कोई भी मेंस है, किसी भी मेंस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें क्वांट के सेक्शन को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, इसके अंदर हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट, जितने भी मतलब किसी भी साइट के ऊपर जो भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं जो मैं आपको करवा सकती हूँ। इसके अलावा जो भी बुक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई डीआई की बुक है, कोई अर्थमेटिक की बुक है या फिर कोई पीडीएफ बंडल है, उससे अगर करना होगा सब जगह से क्वेश्चंस करे जाएंगे एंड मैं आपको मेंस के क्वेश्चन करवाऊंगी। ये सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक दिन में आपको 1 से 2 या 2 से 3 वीडियोज़ भी मिल सकती हैं, जिस हिसाब से सही रहेगा आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। आज हम फर्स्ट डे स्टार्ट करते हैं, इसका एक मॉक टेस्ट से स्टार्टिंग कर रहे हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस। स्टेटमेंट बेस सबसे पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चंस क्या होते हैं। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएगी, ठीक है, क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। पहले कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी होती है, उसके बाद होता है एक स्टेटमेंट 1 और उसके बाद स्टेटमेंट 2। इस तरह से 1 2 3 आपको स्टेटमेंट दी जाएंगी। इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तीनों स्टेटमेंट्स के अंदर। ऑप्शन में ये दिया होगा कि कौन सी, आइदर स्टेटमेंट 1 या फिर आइदर स्टेटमेंट 2, मतलब कौन सी स्टेटमेंट से जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना होता, आपको जस्ट ये बताना है कि आंसर किससे आ जाएगा। आपका पहली स्टेटमेंट से आ जाएगा या दूसरी से आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं एग्जाम में। मुझे सबसे ज़्यादा अगर मैं अर्थमेटिक मेंस की बात करूँ तो इस तरह के क्वेश्चंस लगते हैं, क्योंकि इसमें आपको सोल्व नहीं करना पड़ता। बस अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हो जाएगा, बहुत ईजिली हो जाते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगी क्योंकि आपको समझना जरूरी है कि किस तरह से सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं। सबसे पहले बोला है कि वीर की मंथली इनकम, उसकी हम इनकम लिख लेते हैं। इनकम कितनी है, इनकम है उसकी 60,000 रुपये। उसके बाद वीर क्या करता है, हर महीने एवरी मंथ ही सेव सम अमाउंट, कुछ अमाउंट वो सेव करता है, हमें नहीं पता कितनी है, कितनी अमाउंट सेव की। वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उस अमाउंट को अपनी 3 सिस्टर्स में और 1 ब्रदर में। तो 3 सिस्टर्स और 1 ब्रदर, 4 हिस्से उसके होंगे जिसमें वो अपनी कुछ सेविंग कुछ अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद है कि आउट ऑफ द रिमेनिंग, इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो अमाउंट रिमेनिंग बचेगी, मान लेते हैं कि कितनी भी अमाउंट है, उस रिमेनिंग अमाउंट में से 40% उसका कोई और खर्चा है, 40% अदर में चला गया। इसका मतलब देखिए, रिमेनिंग का अगर 40 बोला है ना, तो बाकी क्या बच गया रिमेनिंग का 60%। वो क्या करता है, आउट ऑफ द रिमेनिंग 40% स्पेंड कर देता है कोई अदर थिंग्स के ऊपर और रेस्ट को सेव करता है, मतलब 60% को वो सेव करता है। किसको, जो रिमेनिंग बच गया उसका 40% एंड 60%, ये टोटल का नहीं है, इस चीज़ को आप याद रखिए। अब ये इसने हमें इन्फॉर्मेशन दे दी। अब निकालना क्या है कि वी कितने परसेंट मनी सेव करता है। सिर्फ उसकी सेविंग नहीं निकालनी, कितने रुपए, कितने परसेंट, हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए और ये हमें निकालना है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन इसने दे दी। उसके बाद ये है कि स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट है, इनको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, वीर का जो बाकी खर्चा है, इसने बोला कि अदर 40% खर्च करता है, वो 20,000 रुपये। तो इसने हमें बता दिया कि इस 40% की वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपये। तो ये बताओ कि क्या यहाँ से हम सेविंग निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं सेविंग। क्यों, देखिए इस क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाना चाहिए कि अगर ये वैल्यू मिल गई तो ये हम निकाल सकते हैं। तो हमें ऐसे होना चाहिए कि हाँ, इससे हम आंसर दे देंगे इस चीज़ का। सेकंड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो सेकंड स्टेटमेंट में उसने बोला कि हर सिस्टर को, मतलब हर सिस्टर को मिल रहे हैं 4,000 रुपये। तो 3 सिस्टर हैं तो 12,000 रुपये तीनों को मिल जाएंगे। ब्रदर को मिल रहे हैं 5,000 रुपये। तो टोटल उसने 17,000 तो इन सबको दे दिए। अब क्या ये 17,000, इस इन्फॉर्मेशन से हम इसकी सेविंग निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 17,000 इसने दे दिए, टोटल थे 7,000। तो 17,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास कितनी अमाउंट बच गई, 43, मतलब 43,000 रुपये हैं। उसमें से 43,000 में से हमें 60% निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट 1 2 से हमें आंसर मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए 1 से कैसे आंसर निकलेगा। 1 से आंसर निकलेगा, 40% की वैल्यू है 20,000 रुपये। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि एक्स है कुछ, तो इसकी 40% की वैल्यू अगर 20,000 रुपये है, तो सबसे पहले तो हम ये टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। यहाँ से टोटल अमाउंट निकल जाएगी, फिर उसका हम निकाल देंगे 60%। तो इसका 60% निकालेंगे, इन वैल्यूज़ को कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। तो यहाँ से हमारे पास, सॉरी इसको भी कट करना है,
30,000 आ गए। इसका मतलब ये 30,000 रुपये सेव करता है। अगर बोले कि 30,000 कितना परसेंट है, तो 30,000 और टोटल है आपका 60,000, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो कितना परसेंट है, ये इसका 50% है। तो हमने स्टेटमेंट 1 से आंसर दे दिया, तो स्टेटमेंट 1 से भी हम आंसर दे सकते हैं। देखिए मैंने एक्सप्लेन करके दिखाया, अदरवाइज आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। दूसरी इन्फॉर्मेशन से कैसे निकाल सकते हैं, सिस्टर का दोनों का दे रखा है 4-4 हज़ार रुपये, तो 12,000, 5,000 ब्रदर के, टोटल कितने हो गए 17,000। टोटल है हमारे पास 60,000, उसमें से 17,000 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बच गया 43,000 रुपये। ये टोटल अमाउंट आ गई रिमेनिंग वाली, जिसमें से 40% अदर है और 60% सेविंग वाला है। हमें तो सेविंग ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका 60% निकाल लेते हैं। इसका 60% कितना आएगा, इसका 60% आ जाएगा आपके पास 25,800। 60% निकल गया। अब हमें चाहिए कितना परसेंट, तो हमें 25,800 ये बताना है कि 60,000 का कितना परसेंट है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको अगर हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 43। तो ये इसका मतलब ये इसका 43% है। तो इसका मतलब हम सेकंड स्टेटमेंट अकेली से भी आंसर दे सकते हैं। अब ये मत सोचिए कि फर्स्ट में 50% आया, इसमें 43% आया, ये अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये सेकंड में इसने कुछ और वैल्यू दे दी, फर्स्ट में कुछ और दे दी, तो ये मैच करे ये ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो हमारे पास यहाँ तक अब तक ये आंसर आया कि पहली स्टेटमेंट भी सफिशिएंट है आंसर देने के लिए और दूसरी भी सफिशिएंट है। अब हम तीसरी को और चेक करके देख सकते हैं। देखिए आपको ये फील होगा कि देखिए मेंस में कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंस में टाइम ज़्यादा होता है आपके पास, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ अगर आपको पता होगा तो आपको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास अवेलेबल। स्टेटमेंट 3 देखिए कि वीर सेव करता है 15,000 मोर देन द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिज वन सिस्टर। मतलब उसकी एक सिस्टर, बाय हिज वन सिस्टर, सिस्टर से वो सेव कर रहा है 15,000 ज़्यादा। किससे, अपनी सिस्टर से, एक सिस्टर से 15,000 ज़्यादा। अब हमें पता ही नहीं कि सिस्टर को कितने रुपए दे रहा है, तो उसकी सेविंग नहीं निकाल सकते, तो तीसरी स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, आइदर स्टेटमेंट 1 और सेकंड अलोन इज सफिशिएंट, दोनों सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए टेक्स्ट बुक के ऊपर सेल चल रही है, और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट परचेज़ नहीं किया, अब तक की बिगेस्ट सेल है और आज इसका लास्ट डे है, क्योंकि 14 से 15 अगस्त तक ही थी। एंड अब इसको आपको 307 रुपये में 1 साल के लिए मिलेगा। अगर आप PIT10 कोड लगाते हैं, तो आपको कोड आप कोई भी लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है आप बस, आपको 307 रुपये में ये चीज़ मिल जाएगी 1 साल के लिए लगभग। और इसके बाद लगभग इसके प्राइस बढ़ने ही वाले हैं, तो फर्स्ट टाइम ये सेल आई है इतने कम प्राइस में, तो आप खरीद सकते हैं। आज इसका लास्ट डे, इस चीज़ का याद रखिए, आज के बाद आपको 307 रुपये में नहीं मिलेगा, 1 साल के लिए अवेलेबल है। सारे जितने भी हम एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, सबके प्रीलिम्स, मेंस, प्रीवियस ईयर सब ओपन कर सकते हैं आप। मतलब एक ऐसा आपको मेथड मिल सकता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है सबसे पहले, the ratio of the height and breadth and the length of the cuboid is 1 2 3 इस फॉर्म में, ठीक है। एंड द टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना क्या है, सबसे पहले दे रखा है व्हाट इज़ द रेशियो क्या है। हम पूरी कंप्लीट शीट ले लेते हैं, फिर देखिए प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन सबसे पहले दे रखा है, हमें रेशियो निकालना है किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, इसका रेशियो निकालना है, ये है हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार काफ़ी स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में प्रॉब्लम आती है, तो आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं, जो आपके मॉक टेस्ट में दिखाई दे रहे हैं आपको, या जो भी बुक में दे रहे हैं, उसके बस आप रूल्स पढ़ लीजिए, क्या क्या उसके फॉर्मूलेज हैं। सबसे पहले देखिए वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ गया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है, ए क्यूब, ए है आपकी साइड की क्यूब कर देंगे, आपके पास आंसर आ गया। अब दे रखा है स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, देखिए द रेशियो ऑफ हाइट, और इसकी चौड़ाई है और इसकी लेंथ है 1:2:3, ये इस फॉर्म में दे रखा है। एंड ये इस फॉर्म में दे दिया। एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है किसका, 352, इतना दे रखा है। क्या हम इससे दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं, पहले तो आप खुद सोचो, ये क्वेश्चन सोल्व करने की आपको ज़रूरत ही ना पड़े, आप खुद सोचो, ये दोनों का रेशियो आप निकाल देंगे सिर्फ इससे। देखिए टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के हम ये लेंथ ब्रेथ तो निकाल सकते हैं, इससे वॉल्यूम तो निकल जाएगी, लेकिन क्यूब तो नहीं निकलेगी। इसका मतलब पहली स्टेटमेंट अकेली तो सफिशिएंट नहीं है, लेकिन कहीं से वॉल्यूम ऑफ द क्यूब पता लग जाए तो हो सकता है। अब दूसरी स्टेटमेंट देखिए, दूसरी क्या कह रही है, दूसरी कह रही है कि क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना है,
384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना है। अब निकाल सकते हैं हम, क्योंकि क्यूब का हमें सरफेस एरिया निकल गया। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, साइड ऑफ द क्यूब निकाल देंगे, फिर हम वॉल्यूम निकाल देंगे, तो दोनों की रेशो निकल जाएगा। क्लियर। मतलब अकेले के लिए तो ये सफिशिएंट नहीं है, लेकिन ये दोनों मिलके आंसर दे सकती है। एक तो ऑप्शन ये हो गया, दोनों मिलके आंसर दे सकती है, आपको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब एक बार तीसरी स्टेटमेंट और देख लो क्या है। द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, जो लेंथ है वो 3 गुना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ 3 गुना है किसकी, हाइट की। तो यहाँ हाइट लिख दी, लेंथ 3 गुना है, मैं इसको x कंज्यूम कर लेती हूँ, तो ये 3x हो गया। उसके बाद ये बोला है कि उसने जो ब्रेथ है वो 1.5 टाइम्स है किसके, लेंथ के। तो यहाँ पे लेंथ लिख दी, ये 1.5 टाइम है, इसको भी हम x ही मान लेते हैं, इसके 1.5 टाइम कर दिया। इन तीनों को इक्वल रखने के लिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेम है तो हमें इसको सेम करना है, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी b की, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा आपके पास 2x। सबकी वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास। उसके बाद बोला द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड हाइट, लेंथ और हाइट के बीच में डिफरेंस है 8 सेंटीमीटर का। यहाँ पे लेंथ और हाइट के बीच में कितना डिफरेंस है, 2x का डिफरेंस, मतलब 2x का डिफरेंस है 8 के इक्वल। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ गई। x की वैल्यू 4 आते ही यहाँ पे हमारे पास क्या निकल गई, सारी वैल्यूज निकल गई। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसकी हाइट हो जाएगी 4 और लेंथ हो जाएगी 12 और ये ब्रेथ हो जाएगी इसकी 8, कंप्लीट वैल्यू निकल गई हमारे पास। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी वॉल्यूम निकल जाएगी। इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड भी सफिशिएंट है आंसर देने के लिए, और सेकंड और थर्ड भी सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड पता लग जाएगी और इसकी क्यूब की। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका थर्ड ऑप्शन, द डाटा इन द स्टेटमेंट 1 and 2 और इन द स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इतना क्लियर हो गया। देखिए पहले दो को तो बिना बताए आप सॉल्व कर सकते हैं, बिना मतलब क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट देखें एंड आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस आपको इसको सॉल्व करना, तो हम वो भी सीख लेते हैं कि टोटल सरफेस एरिया से वॉल्यूम कैसे निकालनी है। देखिए टोटल सरफेस एरिया सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितना है, कितना होता है 2LH प्लस LB प्लस में BH, ये है टोटल सरफेस एरिया। इसमें ये सारी वैल्यूज़ पुट करते जाओ, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज़ हो जाएगी 2, L की जगह पे हम x पुट करेंगे, H की जगह पे 3x पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3x² प्लस 6x² प्लस 2x² इज इक्वल टू 352। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 176। इन सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 3 9 और 2 11, 11x², 11 से इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास 16, और x² की वैल्यू 16, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। यहाँ से x की वैल्यू क्लियर होगी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यूज़ निकल के इसमें पुट करो, वॉल्यूम निकल जाएगी। अगर सेकेंड वाले का सरफेस एरिया दे रखा है और आपको वॉल्यूम निकालनी है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a², मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 384। यहाँ से निकाल लो, 6 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 64। 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो हमारे पास क्या आ गया 8 आ गई क्यूब। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये पूछे क्या वैल्यू निकलेगी इसकी कि निकाल के दिखाओ, तो आपको क्या करना है, जस्ट इनको मल्टीप्लाई करते जाइए, जो है 4 8 12 डिवाइड बाय में 8 8 8, तो कितना आ जाएगा, इसको कट करते हैं, 8 से 8 कट हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 और ये हो जाएगा 3/4। 3/4 आंसर आना चाहिए, लेकिन सोल्व नहीं करना था आपको, जस्ट ये बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट सफिशिएंट, आप जल्दी सोल्व कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि विशाल अटेम्प्टेड एग्ज़ाम, विशाल ने एग्ज़ाम दिया जिसके अंदर 5 सब्जेक्ट थे। कौन कौन से, सबसे पहले है इंग्लिश, फिर हिंदी, मैथ्स, हिस्ट्री एंड साइंस। 3 सब्जेक्ट हैं, हर का हमें पता है कि 100 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 500 मार्क्स का। उसके बाद विशाल ने टोटल 81 स्कोर किया, मतलब इसके नंबर कितने आए हैं 81 इसके मार्क्स आए हैं, टोटल मिला के 5 हो गया। उसके बाद बताया ही स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 90 इन इंग्लिश, 90 उसको इंग्लिश में मिले हैं, एंड मैथ में उसका इंग्लिश का 2/3 है, तो इंग्लिश में इसको अगर 90 मिले हैं तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब मैथ्स में इसको कितने मिले 60 मार्क्स मिले हैं। उसके बाद है हिंदी में उसको 5/6 मिला है, किसका, इंग्लिश का, इंग्लिश है 90, इसका 5/6 कितना हो जाएगा, 6 से कट करेंगे 15 75, मतलब इसको किस में मिला है, हिंदी में, हिंदी में 75 मिला है। सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट थे, ये है 75, ये हिस्ट्री है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
तो ये 3 सब्जेक्ट का हमें पता लग गया, बाकी नहीं पता। उसके बाद है कि हिस्ट्री और साइंस के बीच में 10 का डिफरेंस है। अब हमें ये नहीं पता कि कौन सा बड़ा है, आगे इन्होंने मेंशन कर दिया, वेर ही स्कोर्ड मोर इन साइंस, साइंस में इसने ज़्यादा स्कोर किया है, तो हम लिख सकते हैं साइंस माइनस अगर हिस्ट्री करें तो इसके 10 नंबर है, मतलब 10 ज़्यादा है इसके अंदर। अब बताइए कि एवरेज बताना है, साइंस और हिस्ट्री का आपको एवरेज निकालना है। इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, एवरेज है किसका, साइंस और हिस्ट्री का। साइंस प्लस हिस्ट्री के नंबर हो और डिवाइड करना है 2 से, तो आपका एवरेज निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, पहले तो हम क्या करते हैं, 81% है, इसको 81% है, पहले निकाल लेते हैं कि इसको नंबर कितने आए। 81% लेने के लिए इसको नंबर कितने मिले, तो सबसे पहले देखिए 81% मान लीजिए इसको x नंबर मिले थे और 500 से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं, टोटल स्कोर डिवाइड बाय में जितने इसके नंबर आए हैं डिवाइड करिए 500 से, मल्टीप्लाई में 100 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, जो परसेंटेज निकलेगी, तो 81% निकला। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना, ये इधर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 0 से 0 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 40, मतलब 405, 500 में से इसको 405 नंबर मिले हैं। इन तीनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, 90 और 60 150 और 75 को अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 to 5 मतलब 225, इन तीनों को मिला के बन रहा है 225 और टोटल इसने 405 लिया, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा 180। इसका मतलब 180 इन कौन से नंबर बच गए, हिस्ट्री और साइंस के 180 बच गए। अब आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है कि हिस्ट्री में कितने और साइंस में कितने, इनका टोटल का सम कितना मिल गया 180, हमें निकालना है एवरेज, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 90 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ चिंकी एंड मिंकी, सी और एम मान लेते हैं, सी और एम का क्या रेशियो है, 4:5 है, और उसके बाद इनका मदर का आ गया, जैसे चिंकी की मदर सी एम इज़ 9/2 टाइम्स मिंकीज एज 5 ईयर अगो। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं, ये इसका किससे है, दूसरे की मदर से है, चिंकीज मदर टू मिंकी, यहाँ पे मिंकी लिख देते हैं, चिंकी की मदर है 9, कब, प्रेजेंट में है उसकी एज, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रेजेंट में इसकी 9 है, लेकिन 9/2 इसका मतलब 9 तो इसकी मदर है और मिंकी कितनी है 2 है, लेकिन कितने टाइम पहले, ये अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट से 5 साल पहले, इस चीज़ को याद रखिए, प्रेजेंट से 5 साल पहले है ये इतनी। उसके बाद अगर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें, इसमें क्या है कि चिंकी की जो मदर है, मिंकी मदर MM, वो चिंकी से 7/3 है, लेकिन कब, जब चिंकी 3 साल बड़ी हो जाए, तो यहाँ पे है प्रेजेंट में मदर है 7 और चिंकी यहाँ पे 3 साल बाद कितना रेशो है, 7:3। इतना क्लियर हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और ये 5 साल पहले की वैल्यू। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, अब इन्होंने बोला है कि आफ्टर 15 ईयर द एवरेज एज ऑफ मिंकी मदर एंड चिंकी मदर इज़ 55, 15 साल बाद उनका एवरेज है 55। तो एवरेज अगर 55 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 55 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 55 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 110। ये 15 साल बाद है। अगर मुझे इसको प्रेजेंट में लेके आना है तो प्रेजेंट में क्या होगा, जो दोनों की, एक की मदर में से भी 15 एज सब्ट्रैक्ट होगा, दूसरे की भी में से 15, इसका मतलब टोटल अगर मैं इसी में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इनकी एज प्रेजेंट में मिल जाएगी मुझे, कितनी मिल जाएगी 80। इसका मतलब दोनों मदर्स की जो एज है वो प्रेजेंट में 80 है। इतना क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है इस क्वेश्चन का आंसर कि पूछा क्या है इन्होंने, डिफरेंस बिटवीन चिंकी एंड मिंकी। तो चिंकी और मिंकी के बीच में डिफरेंस निकालो एज का। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। अब देखिए कितना बड़ा सॉल्यूशन, अगर आप एग्जाम में इतना करने बैठ जाएंगे तो आपको कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके कंपैरिजन में एक आसान तरीका बताती हूँ किस तरह से करते हैं। ऑप्शन ट्राई करो, बहुत सही मेथड रहता है, प्री में भी काम करेगा, मेंस में तो बहुत बढ़िया तरह से काम करेगा ये मेथड। सबसे पहले आप ऑप्शन ट्राई करो। यहाँ तक हमें 80 पता लग गया। ऑप्शन ट्राई करते हैं कैसे। फर्स्ट ऑप्शन है 3 इयर्स, तो हम मान लेते हैं कि चिंकी और मिंकी के बीच में 3 साल का गैप है। यहाँ से इसका मतलब इनका रेशियो कितना है, 4x और 5x। इनके बीच में 3 का गैप है, मतलब 1x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ पे इसकी एज कितनी आ जाएगी, 12, और इसकी एज कितनी आ जाएगी, 15। इतना क्लियर हो गया। इन सब में पुट करके देखते हैं बाद में इनकी मदर की एज 80 आ रही है या नहीं, बस आपको ये निकालना है। देखिए मिंकी यहाँ पे दे रखी है, तो मिंकी की एज कितनी है, 15 है। 15 प्रेजेंट में है इसकी एज, 5 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, 10। मतलब यहाँ पे इसकी एज है 10, लेकिन यहाँ कितना है 2x, मतलब 1x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। और यहाँ पे मदर कितनी है 9x की, तो यहाँ पे मदर की एज कितनी आ जाएगी, 45। मदर की एज निकल गई एक हमारे पास 45। इसमें और पुट करके देख लो, चिंकी कितनी है 12 साल की, तो यहाँ पे प्रेजेंट में मैं 12 लिखूंगी। 3 साल बाद कितने की हो जाएगी, 15।
15 की हो गई, लेकिन रेशियो कितना है 3x, मतलब 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आएगी। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये मदर कितने की हो गई 35 की, दोनों को ऐड करिए कितना आ गया 80 आ गया। इसका मतलब मेरा ऑप्शन सही था, मुझे कंप्लीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर ऑप्शन गलत होता तो आपको दूसरा ट्राई करना पड़ता, उसमें टाइम लगता, लेकिन ऑप्शंस में टाइम नहीं लगता, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या है, अजय लैंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, वो कुछ अमाउंट देता है विनोद को, मतलब हम मान लेते हैं कि अजय ने विनोद को कुछ पैसे दिए, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, ऐसा ही है तो इजी हो जाएगा। अजय ने ऑफर किया कि वो 20% देगा पहले 2 साल के लिए, 8% देगा अगले 3 साल के लिए और 10% देगा बियॉन्ड 5 ईयर्स। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बियॉन्ड 5 ईयर्स का क्या मतलब है। बियॉन्ड 5 ईयर्स का मतलब है कि ये जो पहले 5 साल स्टार्टिंग से जो पहले 5 साल कंप्लीट हो गए ना, उसके बाद कितना भी टाइम हो सकता है, पहले 5 साल कंप्लीट होने के बाद कितना भी टाइम। अब नेक्स्ट में उसने बोल दिया कि विनोद ने पे किए हैं इसको 1,47,200 रुपये इसने इसको पे किए हैं, कब 7 साल के बाद। इसका मतलब जो ये बियॉन्ड था, इसका मतलब था कि पहले 5 साल हो गए और इसने बियॉन्ड 5 ईयर्स 2 ईयर्स में कंप्लीट कर दिया। इसका मतलब ये 10% कितने टाइम के रहा 2 साल के लिए, तभी तो 3 2 5 और 2 7 हो गया इनका। ठीक है, अब हमें बताना है कि कितनी अमाउंट उसने ली थी अजय से। आपको ये सोल्व करना है कि अजय से अमाउंट कितनी ली थी। इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100। इसी तरह निकालते हैं, प्रिंसिपल मान लेते हैं कि x है और 20, इसको सबसे पहले 20 ईयर्स है, 20% है 2 साल के लिए, डिवाइड में 100। नेक्स्ट कितना है x 8% 3 साल के लिए, डिवाइड में 100। नेक्स्ट कितना है x 10% 2 साल के लिए, डिवाइड में 100। उसके बाद कितना हो रहा है 1,47,200 रुपये इसने दिए हैं। ये सिर्फ मतलब यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करेंगे ना तो हमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ ये वैल्यू क्या दे रही है, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों है, तो हम क्या करेंगे इसमें से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाए। इसमें करना क्या है, 100 कॉमन ले लेते हैं और हम x को कॉमन ले लेते हैं। 100/x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 40 और ये हो जाएगा 24, देन 20 इज इक्वल टू 14,7,200 माइनस x, और ये 100 इधर मल्टीप्लाई में कर देते हैं और ये x की वैल्यू रहेगी कितना हो जाएगा, ये 14,7 माइनस 100x, और ये कितना हो जाएगा 40 20 60 60 और 20 कितना हो जाएगा 84, तो 84x हो गया। ये 100 इधर नेगेटिव में है, इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा तो 184x की इसके इक्वल वैल्यू आ गई। तो x की निकालने के लिए इसको 184 से डिवाइड करते हैं तो ये लगभग इसके ऊपर 8 पे चला जाएगा। इसका मतलब कितने रुपए लिए उसने, 80,000 रुपये उसने उससे लिए थे स्टार्टिंग में, तो हमारा आंसर होगा 80,000। ठीक है, इतना क्लियर होगा। 6 क्वेश्चन करते हैं। देखिए, मेंस के क्वेश्चंस में टाइम तो लगता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो एक बार जिसने अभी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन नहीं की है और वो अब करना चाहता है प्रिपरेशन, तो आप सीधा मेंस से स्टार्ट करिए। अगर आपके बेसिक थोड़े से भी अच्छे हैं ना, आपको फिर प्री इतना आसान लगेगा कि आपको ये लगेगा कि आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन पहले अगर ईजी क्वेश्चन करेंगे और बाद में एकदम से डिफिकल्ट देखने को मिलेंगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है एक ट्रेन स्टार्ट हो रही है फ्रॉम स्टेशन ए, ट्रेन मतलब ट्रेन ए तो स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हम मान लेते हैं सी और डी। देखिए, ट्रेन ए तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है सी से डी तक जाके, वहीं पे जो बी ट्रेन है वो क्या कर रही है, सेम है ये सी से डी, लेकिन बी यहाँ से स्टार्ट हो रही है ट्रेन। मान लीजिए कि ए ट्रेन इस तरफ से स्टार्ट हो रही है और बी ट्रेन इस तरफ से स्टार्ट हो रही है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। उसके बाद इनको अपने मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। ट्रेन बी पहले पहुंच जाती है, ये बी वाली पहले पहुंच जाएगी, मतलब ए यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है और बी को क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है। बी पहुंच जाती है पहले, तो हम मान लेते हैं कि बी पहले पहुँच गई। ठीक है, उसके बाद स्पीड दे रखी है कि ए की स्पीड है 30 km/h और बी की स्पीड दे रखी 70 km/h। ऑब्वियसली ये पहले पहुंचेगी क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बोथ ट्रेन टू मीट फॉर सेकेंड टाइम इफ द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में डिस्टेंस है 350 किलोमीटर का। फर्स्ट टाइम का नहीं पूछा इन्होंने, सेकेंड टाइम का पूछा है। देखिए, प्रीलिम्स में पूछा जाता है फर्स्ट टाइम का, तो फर्स्ट टाइम का हम कैसे निकालते हैं, ये इधर से चलेगी इस साइड से चलेगी, टोटल डिस्टेंस है 350 और दोनों की स्पीड अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं स्पीड ऐड हो जाएगी 70 और कितना हो जाएगा 100 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 3.5 घंटे में ये दोनों आपस में मिल जाएंगे 3.5 आवर्स के बाद। ठीक है, लेकिन इन्होंने नहीं पूछा, फर्स्ट टाइम नहीं पूछा, पहली बार आपस में मिल जाएंगी। उसके बाद क्या किया कि देखिए बी यहाँ पहुँच चुकी है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं
ए ने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, बी ने यहाँ से स्टार्ट किया। पहले राउंड में इन्होंने बोला कि टोटल 350 का डिस्टेंस है, तो बी ट्रेन ने पूरा कवर कर दिया यहाँ तक। ए चल रही है, कहीं पे पहुंची होगी, बी फिर दोबारा वापस चलना स्टार्ट कर देती है, फिर वो उससे मिलेगी। तो बताइए कि कितने टाइम के बाद उससे मिलेगी। क्लियर। सबसे पहले हम निकालते हैं कि बी की स्पीड है 70 किलोमीटर, एस टी इज इक्वल टू डी, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया, डिस्टेंस देखिए टोटल है 350 और स्पीड है हमारे पास, बी की स्पीड है 70 किलोमीटर। तो हम निकाल लेते हैं कि ये पूरा डिस्टेंस इधर आने में बी कितना टाइम लगाएगी। तो बी को लगेंगे 5 घंटे, इसका मतलब 5 घंटे में बी ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर देगी। अब हम ये जान लेते हैं कि जब बी यहाँ पहुँची तो ए 5 घंटे में कितना चल चुकी थी, वो निकालते हैं। कैसे, हमें निकालना है डिस्टेंस कैसे होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ए की कितनी है 30, कितना टाइम, जो 5 घंटे इसने लगाए वही 5 घंटे ये लगाएगी। तो कितना डिस्टेंस ये अभी तक यहाँ पहुँची है। अगर मैं इसको 150 मानूँ, नेक्स्ट हो जाएगा 200, फिर 250, फिर 300 और ये है आपका 350। तो ये ट्रेन यहाँ पहुँची है, बी पूरा कवर करके यहाँ पहुँच गई। अब ये दोनों कितने टाइम में मिलेंगी वो निकालना है। अब कैसे, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। कैसे, सेम डायरेक्शन में कैसे निकाला जाता है, सेम डायरेक्शन में हम निकालते हैं दोनों की। सबसे पहले तो स्पीड देखते हैं, इसकी 30 है, इसकी 70 है, सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, इसका मतलब 40। ये 30 किलोमीटर चल रही है, उतना तो ये 30 चल रही है, ये इससे 40 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी। तो 40 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी, इसको सिर्फ ये 150 ही डिस्टेंस ट्रैवल करना है, बाकी तो ये 30 करती रहेगी, ये भी इसके साथ कर रही है। तो मतलब ये 150 को ये 40 की स्पीड से करने में इसको कितना टाइम लगेगा, इसको टाइम लगेगा 3.5 आवर्स का, मतलब इसको 3.5 घंटे लगेंगे। अब ये पूछा है कि बताइए कि टोटल कितना टाइम लगा इनको जब ये दोनों मिलती हैं। तो दोनों मिलती हैं, पहले 5 घंटे तो ये चली है और 3.5 घंटे और, दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 8.5 आवर्स ये चलिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट आपको किस टाइप के, नेक्स्ट इसी तरह से आपको मिलते रहेंगे वीडियोस, नेक्स्ट वीडियोस मेन से रिलेटेड, प्रीलिम से रिलेटेड जो मैं वीडियोस करवा रही हूँ चैप्टर वाइज, उसमें टाइम एंड वर्क करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट चैप्टर आप बताइए आपको कौन सा करवाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।